हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में समझेंगे। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो बेसिकली तीन थिंकर की थ्योरीज है, अलग अलग उन्होंने अपने फॉर्म में दी है। हॉब्स ने अपनी थ्योरी दी है, लॉक ने दी है, रूसो ने दी है। ठीक है, इन तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बहुत सारी बातें की गई है, तो हम इन तीनों थिंकर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट को कवर कर रहे थे, जिसमें हम चार थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इस वीडियो में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अलग से लिया गया है बिकॉज ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत ज्यादा सताने वाली है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर आप लोग बीए एलएलबी या एलएलबी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये थ्योरी आपको बहुत परेशान करेगी। तो इस थ्योरी को आसान भाषा में अभी ही समझ लिया जाए सो दैट आपको कॉलेज लेवल पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। ठीक है, मैं जॉन लॉक जो है वो थॉमस हॉब के बाद में उन्हें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले थॉमस हॉब्स की बात की जाए कि थॉमस हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे दी है और थॉमस हॉब्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं। थॉमस हॉब्स सबसे पहले बताते हैं एक टर्म है स्टेट ऑफ नेचर, ये आपके बुक में भी दिया है और ये बार बार आएगा, स्टेट ऑफ नेचर। अब ये जो टर्म है स्टेट ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या है हम इसे देखते हैं। अ कंडीशन विथ नो गवर्नमेंट। आप बस ये इमेजिन कीजिए कि एक सोसाइटी है या एक कंट्री है जहां कोई सरकार नहीं है, उसको थॉमस हॉब्स बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मतलब क्या हुआ है, जहां कोई सरकार नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉलिटिकल टर्म्स है, कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको आंसर्स में लिखना होगा। हम ये नहीं लिख सकते कंडीशन विथ नो गवर्नमेंट, इससे हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हमें मार्क्स लेना है तो हमें वर्ड स्टेट ऑफ नेचर लिखना होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर का आसान बात है अ कंडीशन विथ नो गवर्नमेंट। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक ऐसी कंडीशन हो कि सरकार नहीं हो, आप इमेजिन कीजिए कि अभी हमारे ऊपर एक सरकार रूल कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये सरकार हो ही नहीं, अगर किसी का रूल हो ही नहीं हमारे ऊपर, तो कंडीशन कैसे हो जाएगी आप उसको इमेजिन कीजिए। अगर हमारे ऊपर सरकार नहीं होगी तो सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी में चाओस, डिसऑर्डर्ड, इनसिक्योर और अनस्टेबल हो जाएगी। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कियोस होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, कॉन्फ्लिक्ट के भी तीन रीजन है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट होगा कंपटीशन के पीछे। कंपटीशन कैसा, फॉर रिसोर्सेज एंड पावर। जो पावर है ना वो सबको चाहिए। आप एक क्लास मॉनिटर की बात कर लीजिए, आपने कॉलेज या स्कूल लेवल पे हेड बॉय हेड गर्ल या कोई मिनिस्टर्स वगैरह की बात कर लीजिए, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि पावर के लिए हमेशा सब लोग बहुत एकदम ऐसे रहते हैं कि काश मेरे पास पावर हो। स्कूल में मॉनिटर बनने के लिए भी सब लोग लड़ते हैं, सब लोगों के नहीं भी लड़ते हैं तो मन में होता है कि काश मैं बन जाऊं। तो पावर के लिए हमेशा लड़ाई होगी अगर सरकार नहीं होगी तो। ठीक है, प्लस हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में हमने देखा है, हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में ही देखें, सोसाइटी को छोड़ो पूरे वर्ल्ड में ही देखें, तो जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी कि ये पानी मेरा है, ये कुआं मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। तो सरकार नहीं होगी तो एक तो पावर के लिए लड़ाई होगी और एक रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी। एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाएगा। अब जब दूसरा क्या है, दूसरी जो लड़ाई होगी वो होगी ग्लोरी के लिए। ग्लोरी वंस पावर इज रिलेटेड टू अनदर। अब अगर आप देखो सामने वाले इंसान के पास में पावर रह जाती है तो अपनों को कैसे जलन होती है ना, जो जलन वाली भावना है। तो जो पावरफुल होगा वो अपने आप को दिखाएगा कि देखो भैया मैं पावरफुल हूं, तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली जलन होगी, तो दूसरा वाला सोचेगा कि मैं इसका कत्ल कर दूं, है ना, खून कर दूं। आप इमेजिन ये करो कि सरकार नहीं है, मूवी जैसा सोचोगे कि सरकार नहीं है तो ये सारी चीजें होना ही है। ग्लोरी होगी, कोई एक के पास पावर होगी, दूसरा लड़ेगा कि पावर मेरे पास क्यों नहीं है। तीसरा फियर, नो सिक्योरिटी, वन मैन इज ऑलवेज फियरफुल ऑफ हिज वायलेंट डेथ। अब जब सरकार नहीं है, पावर और रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो रही है, तो खून खराबा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मर्डर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमेशा लोगों के मन में क्या होगा, लोगों के मन में हमेशा डर बैठा रहेगा कि कहीं वो मुझे मार ना दे, कहीं वो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरा कत्ल ना कर दे, कहीं मैं ज्यादा पावरफुल हूं तो सारे लोग मिलकर मुझे मार ना दे। तो ये हमेशा ये फियर रहेगा।
तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें ट्रूली हेलिश कंडीशन हो जाती है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। और अगर हम हॉब्स के टर्म्स में बोलें, जो हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, इस स्टेट ऑफ नेचर को हॉब्स कैसे डिफाइन करते हैं अपने टर्म में, वो बोलते हैं लाइफ इज सॉलिटरी, मतलब हम एकदम अकेले पड़ जाएंगे अगर सरकार नहीं होगी तो। पुअर मतलब बहुत गरीबी जैसी स्थिति हो जाएगी। पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, एकदम अनप्लीजेंट लाइफ हो जाएगी। ब्रूटिश मतलब लोग बहुत ज्यादा क्रूएल होंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। एंड शॉर्ट होगी क्योंकि लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। पावर एंड रिसोर्सेज की हमेशा होड़ लगी होगी, तो लाइफ ऑटोमेटिकली शॉर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लोगों को एक डेथ का हमेशा डर सताता रहेगा। क्लियर है? एक बार इस फ्लो चार्ट को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। हॉब्स क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर एक वो कंडीशन है जहां पे कोई सरकार नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि जब सरकार नहीं होगी तो सोसाइटी में चाओस होगा, डिसऑर्डर होगा, इनसिक्योरिटी होगी और सोसाइटी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी। वो अनस्टेबल क्यों होगी, उसके हॉब्स 3 रीजन बताते हैं। इन सबके 3 रीजन बताते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के। पहला वो बताते हैं कंपटीशन के कारण, कंपटीशन होता है रिसोर्सेज और पावर के कारण। फिर ग्लोरी, कोई इंसान ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो मुझे सहन नहीं होगा कि वो मेरे से ज्यादा पावरफुल क्यों है, तो ग्लोरी का एक वो हमेशा बना रहेगा। फिर फियर होगा कि वो ज्यादा पावरफुल है तो मैं क्यों ना उसे खत्म कर दूं और पावर मैं अपने पास में ले लूं। फिर एकदम पूरी जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये स्टेट ऑफ नेचर एक ट्रूली हेलिश कंडीशन बन जाएगा। लाइफ जो होगी वो छोटी होगी, लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेटिश, ब्रूटिश एंड शॉर्ट लाइफ होगी। ये थॉमस हॉब्स बोलते हैं। थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा चीजें प्यारी क्या है, या इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर होता है किसी चीज का, तो वो होता है डेथ। और ये बात एकदम सही है, हर इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो अपनी मौत से लगता है कि बस मुझे मौत ना मिले। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो सह लेंगे, लेकिन डेथ ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि लाइफ में वो मोह माया हो जाती है ना। बच्चों को होता है मेरे माँ बाप का क्या होगा, माँ बाप को होता है मेरे बच्चों का क्या होगा, इवन ग्रैंड पेरेंट्स को होता है कि अभी पोता पोते की तो शादी हो जाए। तो डेथ कोई भी नहीं चाहता है। तो हर इंसान अपनी लाइफ को बचाना चाहेगा और हर इंसान चाहेगा कि उसकी डेथ कभी ना हो, और हर इंसान डेथ से डरेगा। तो हमेशा सब में एक फियरफुलनेस वाली भावना रहेगी, सब लोग डर के माहौल में रहेंगे कि भगवान बस मेरी मौत ना आए। ये कौन कहता है, ये कहते हैं थॉमस हॉब्स। इतना आपको क्लियर हुआ। ये थी हॉब्स का यहाँ पे ये सारी सिचुएशन की स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, ठीक है। अभी हमने इतना समझा है कि हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। ये स्टेट ऑफ नेचर की बात किसने कही है, हॉब्स ने कही है कि हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर में इतनी सारी समस्याएं हैं, ठीक। फिर हम देखते हैं कि अब चलो भैया स्टेट ऑफ नेचर में इतनी समस्या है, तो हम तो कोशिश करेंगे ना कि स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आया जाए, है ना। हमेशा कोशिश ये रहेगी कि स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आया जाए। तो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर कैसे आएंगे, स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आते हैं लॉ ऑफ नेचर से, ठीक है। अब लॉ ऑफ नेचर क्या है, इट इज रेशनली नेसेसरी टू सीक पीस, the way to secure peace is to enter into an agreement with others not to harm one another, not breaking the agreement once it is made. Society is created by way of social contract. अब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के लिए जो सारे लोग होते हैं, जो जितने भी सोसाइटी में लोग होते हैं, वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, सब लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएंगे, ठीक है। हम लोग एग्रीमेंट साइन नहीं करते कि भैया ये मेरा वादा हो गया है कि अब ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी, हम सब शांति से जिएंगे, क्योंकि सबके मन में डर का माहौल रहता है। तो सभी एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि सबको किससे डर लगता है, सबको डर लगता है डेथ से, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी डेथ आए। तो जितने भी सारे लोग, इवन पावरफुल को भी डर होता है कि सारे मासेस मिलके मुझे ना मार दे। तो सारे लोग कोशिश करते हैं कि एक एग्रीमेंट बनाया जाए, और एग्रीमेंट के थ्रू हम ये एग्रीमेंट में लिख दे कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और जब एक बार एग्रीमेंट बन जाएगा तो उस एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं किया जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को हॉब्स बोलते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो एग्रीमेंट जो यहाँ पे बन रहा है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है कि सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक।
अब यहाँ पे एक सवाल और आएगा। हमने यहाँ पे देखा कि स्टेट ऑफ नेचर में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, स्टेट ऑफ नेचर में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। जब स्टेट ऑफ नेचर में इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब थी तो फिर हमने एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट साइन किया तो उस एग्रीमेंट को हमने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस एग्रीमेंट पे हमने बोल दिया कि भैया कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्या भरोसा कल को ये कोई एग्रीमेंट ब्रेक कर दे तो? सवाल तो यहाँ पे यही आएगा ना कि इस एग्रीमेंट पे ध्यान कौन रखेगा कि एग्रीमेंट कभी ब्रेक ना हो। ठीक है, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये एग्रीमेंट ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बट हु विल एनफोर्स द एग्रीमेंट। ठीक है, पीपल विल सरेंडर देयर राइट टू एवरीथिंग टू द सोवरेन। अ सोवरेन इज अपॉइंटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारी अपनी राइट किसको दे देते हैं? राजा को दे देते हैं। और राजा कैसे बनते हैं? राजा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, राजा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना। जो अभी हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग राजा को भी बना देते हैं कि भैया ये जो एग्रीमेंट बना है, इस एग्रीमेंट पे नजर कौन बना के रखेगा? ये एग्रीमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। ये जो एग्रीमेंट है ये कभी टूटना नहीं चाहिए, कोई भी पावरफुल इंसान इस एग्रीमेंट को ब्रीच ना कर दे। तो यहाँ पे जो राजा है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। और यहाँ पे ये जो वर्ड जो सोवरेन है ये राजा को डिटरमाइन करता है, ये किंग को डिटरमाइन करता है, ये रूलर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो जहां भी वर्ड यहाँ पे सोवरेन आएगा वहां पे मतलब राजा की बात हो रही है। अ सोवरेन इज अपॉइंटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक राजा बना दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। पावर ऑफ सोवरेन इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड एंड सोवरेन इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे ये बताया गया है कि जो राजा है उसकी जो पावर है वो एकदम एब्सोल्यूट पावर है। राजा की पावर क्या है? एकदम एब्सोल्यूट पावर है राजा की, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है। राजा का काम ये है कि भैया कोई भी इंसान इस एग्रीमेंट को ब्रेक ना करे, और जो राजा होगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर होगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें हुई क्लियर। जिसको नहीं भी क्लियर है, मुझे ऐसा है कि किसी को अभी 10% रह गया होगा, तो उसके लिए देखो एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन के लिए हम लोग ब्लैंक स्लाइड यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। अभी हम बात कर रहे हैं हॉब्स की। ठीक है, अभी हम लोग हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर या हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा है कि स्टेट ऑफ नेचर एक कंडीशन है। स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर में कोई गवर्नमेंट नहीं है। कोई गवर्नमेंट नहीं है तो सरकार के बिना स्थिति कैसी होगी? सरकार के बिना लाइफ एकदम फियरफुल हो जाएगी। ठीक है, लाइफ अच्छी नहीं होगी, लाइफ विल बी फियरफुल। या यहाँ पे हमेशा हमें हमेशा किस चीज का डर रहेगा? हमें डर रहेगा डेथ का। हमें हमेशा डर रहेगा यहाँ पे डेथ का। अब डेथ नहीं हो इंसान की, या ये जो डर है ये डर दूर हो जाए, उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट का हमने क्या नाम दिया है? उस कॉन्ट्रैक्ट का हमने नाम दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने नाम दिया है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी जितनी भी राइट्स थी, उनको कुछ भी राइट्स वगैरह मिली थी, वो सारी राइट्स उन्होंने सरेंडर कर दी है सोवरेन को। ये जितने भी सिटीजन हैं, ऐसे समझो जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब ने आपस में एक वादा किया है। उन सब ने आपस में क्या वादा किया है कि हम भैया तुमको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जो समस्या स्टेट ऑफ नेचर में थी वो समस्या को दूर करने के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो ये वादा है हमारा, ये हमारा वादा है कि वादे में क्या किया उन्होंने कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली जो बात है कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, इस चीज पे भी तो ध्यान देना होगा ना। कहीं ये इस चीज को अगर किसी ने ब्रेक किया तो कौन देखेगा? अब बोलना बहुत आसान होता है ना, आप लोग भी कोई प्रॉमिस कर देते हैं तो बोलना बहुत सरल होता है। तो इस चीज पे ध्यान भी तो रखना होगा कि सब भैया इस बात पे अमल रहे, जो वादा तुमने किया है वो वादा तुम निभाओगे। इसको देखने के लिए भी तो कोई होना कि भैया जो तुम वादा कर रहे हो वो वादा कोई तोड़े ना। तो इसको देखने के लिए इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने क्या किया है? इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने एक राजा को अपॉइंट कर दिया है, और वो राजा देखेगा कि भैया कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पे राजा को क्या बोला गया है? राजा को बोला गया है सोवरेन। राजा को बोला गया है सोवरेन।
ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं सो दैट जिसे डाउट होगा वो समझ जाएगा। ठीक, राजा को बोला गया है सोवरेन। क्लियर है इतना? स्टेट ऑफ नेचर में जो समस्या थी उसको लेके सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने वादा किया है वो सारी चीजें अच्छे से फुलफिल हो तो हमने उसके लिए राजा को बनाया है। ठीक है, यहां तक हुआ हमें क्लियर। अब मैं इसे रब करता हूं और अब मुझे कुछ यहाँ पे दूसरी आपको चीजें बतानी है सो दैट चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो। अब जो राजा हो, किंग की जो पावर है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट बताई है। किंग को हम क्या बोलते हैं? सोवरेन भी बोलते हैं। तो हॉब्स क्या करते हैं? हॉब्स बोलते हैं कि जो किंग की जो पावर है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब क्या हुई कि किंग के पास में बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर मतलब हुई किंग के पास में बहुत ज्यादा पावर है। एब्सोल्यूट पावर क्यों दी है हॉब्स ने किंग को? हॉब्स ने किंग को एब्सोल्यूट पावर इसलिए दी है कि वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हॉब्स ने उन्हें एब्सोल्यूट पावर दी है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज जो ध्यान रखना है, ये जो किंग है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। किंग जो बने हैं वो एग्रीमेंट के बेसिस पे बने हैं, लेकिन किंग ने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। किंग एग्रीमेंट के बाहर है। किंग का काम यह है कि मुझे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना है, मतलब मुझे ये ध्यान रखना है कि भैया कोई किसी को मारे काटे नहीं। किंग का काम यही है कि कोई किसी को मारे काटे नहीं, मुझे इस चीज को देखना है। बाकी किंग उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। किंग ने एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, लेकिन जब लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें से किंग बना। जब लोगों ने एग्रीमेंट को साइन किया तो फिर क्या बना? किंग बना। और लेकिन किंग ने उस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया, इस चीज को समझना है। और ये चीज नहीं भी समझ में आई हो कि किंग ने साइन नहीं किया नहीं किया, तो इस चीज को देखो आप अभी छोड़ सकते हो। ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, फिर हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हॉब्स ने किंग को बनाया तो किंग के पास में पावर क्या थी? किंग के पास में बहुत ज्यादा पावर थी। किंग सारे डिसीजन लेता था, लोगों के पास में पावर नहीं बची थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों के पास जितनी भी राइट थी वो सारी राइट उन्होंने किसको दे दी? उन्होंने किंग को दे दी। और किंग से बोला कि भैया तुम हमारी मौत ना आए, बस हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखना, हमारी मौत ना आए, क्योंकि हमें मौत से डर लगता है, हमें डेथ से डर लगता है। ये लोगों ने बोला, तो इसलिए हॉब्स ने किंग को पावर दे दी बहुत ज्यादा कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम है किंग के पास में, और किंग के पास में एब्सोल्यूट पावर है। क्लियर है? आपको इतना ही समझना है, इसके ज्यादा जो अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में गया वो नहीं समझ में आया, इसके बिल्कुल छोड़ सकते हो, आंख बंद करके छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, ये वाली चीजें हुई अभी हमें क्लियर। हम वापस यहां से शिफ्ट करते हैं। पीपल सरेंडर देयर राइट टू एवरीथिंग टू द सोवरेन, मतलब सारे लोगों ने अपनी जितनी भी राइट थी वो किंग को दे दी, और जो किंग है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपॉइंट हुए, और द पावर ऑफ सोवरेन इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। ठीक है, जो किंग की जो पावर है वो एकदम एब्सोल्यूट है और अनलिमिटेड पावर है, उनके पास में बहुत ज्यादा पावर है। क्लियर है? आई होप आपको ये हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हॉब्स कहना क्या चाह रहे हैं अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से। ठीक, अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसको 3 थिंग करने दिया है, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो ये 3 थिंकर हैं इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। ठीक है, अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के 3 थिंकर्स हैं, तो उन तीनों थिंकर्स की कुछ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। हॉब्स का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लॉक का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और रूसो का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो हमने हॉब्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है, अब बारी है लॉक की, और लॉक के बाद में हम देखेंगे कि रूसो का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है,
तो यहाँ लॉक अपनी थ्योरी एक सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने हॉब्स में देखा था, हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर से अपनी थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लॉक भी अपनी थ्योरी इसी से शुरुआत करते हैं कि हमें सरकार की जरूरत क्या है। तो सरकार की क्या जरूरत है उसका लॉक आंसर देते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द डिवाइस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। अब हमें पता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर एक वो कंडीशन है जहां पे हमारे ऊपर सरकार रूल नहीं कर रही है, वहां पे कोई सरकार नहीं है, लोग आपस में रह रहे हैं, जैसे उन्हें रहना है वैसे रह रहे हैं। ठीक है, ये था स्टेट ऑफ नेचर। तो लॉक क्या बोलते हैं, लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है? लॉक बोलते हैं कि उनका स्टेट ऑफ नेचर है अ पीस ऑफ गुडविल, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। अगर हमने हॉब्स से अगर हम कंपेयर करते चले तो आपको चीजें क्लियर होगी। हॉब्स क्या बोलते हैं कि जब सरकार नहीं होगी तो स्टेट ऑफ नेचर में बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी, स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टेट ऑफ नेचर में लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। लेकिन लॉक बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टेट ऑफ नेचर है इट इज अ पीस ऑफ गुडविल, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। लॉक बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी को नहीं मारता है, सब अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, ऐसा लॉक का मानना था। ठीक है, इट टीचेस ऑल ह्यूमन बींग्स दैट दे आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन हार्म अदर्स इन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो बोलते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। किस किस चीज में नुकसान नहीं पहुंचाता है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। कोई किसी की डेथ नहीं करता है, मतलब जो हमने हॉब्स के उसमें देखा था, जो डर हमेशा बना रहता था। लिबर्टी, हर इंसान को आजादी रहती है कि उसे जो काम करना है वो काम कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कोई भी यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा वगैरह नहीं करता है। लाइक हमने हॉब्स के इसमें देखा था कि लोग मर जाएंगे, लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी लेने के लिए एक दूसरे का खून कर देंगे। लेकिन यहाँ पे लॉक बोलते हैं कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी में किसी को कोई खतरा नहीं होता है और ये इंसान अपनी ये तीनों राइट्स बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। तो लॉक कौन सी राइट पे फोकस कर रहे हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लॉक फोकस कर रहे हैं लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पे। और हॉब्स किस पे फोकस कर रहे थे? हॉब्स सिर्फ और सिर्फ डेथ पे फोकस कर रहे थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइफ पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, हॉब्स का था कि किसी इंसान की मृत्यु नहीं होना चाहिए, और लॉक का है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन तीनों में कोई हार्म नहीं है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हुई। लॉक गिव इंडिविजुअल अ नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब वो बोलते हैं लॉक कि ये इंसान की नेचुरल राइट है, बाय बर्थ इंसान को ये राइट मिली है। कौन कौन सी राइट मिली है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग बॉर्न हुए हो तो आपके पास में ये तीन राइट ऑटोमेटिकली है ही, कि आपको आपकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, आप अच्छे से जी सकते हैं, जैसा आपको जीना है वैसा जी सकते हैं। आपको आपकी लिबर्टी पे कोई खतरा नहीं है, आपको जैसा रहना है वैसा रहिए, आपको जो चीजें करनी है वो चीजें करिए। और प्रॉपर्टी पे भी आपका कोई खतरा नहीं है, कोई किसी पे कब्जा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे सवाल ये आता है, हाउ टू एनफोर्स दीज नेचुरल राइट्स। अब ये तीन राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो बोलते हैं कि ऑल्दो स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी जगह है, स्टेट ऑफ नेचर में हमने बात की कि स्टेट ऑफ नेचर में कॉपरेशन है, पीस है, गुडविल है, लेकिन फिर भी मान लो कोई एक शैतान आ गया। ठीक है, वो शैतान ने, अगर हम देख लें कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं खतरा आ रहा है, तो फिर क्या होगा? इन राइट को एनफोर्स कौन करेगा? अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए कोई रेमेडी है या नहीं है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने राइट तो दे दी हमको, आपने हमको राइट दे दी है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, आपने हमको ये तीनों राइट दे दी है, और स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी क्या भरोसा कोई एक इंसान आ जाए, उसने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, तब क्या होगा? क्योंकि अभी तो हम स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में है, यहां पे तो कोई सरकार भी नहीं है। अब किसी ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा आगे क्या होगा? ये सबसे बड़ा यहां पे सवाल उठ के आ रहा था। तो लॉक बोलते हैं कि भैया हमें ये राइट्स को एनफोर्स करवाना होगा। ठीक है, हमें राइट को एनफोर्स करवाना होगा कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, कोई किसी को मारता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर की ही बात चल रही है यहाँ पे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेट ऑफ नेचर की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो अब बोलते हैं कि यहां पे जो पनिश वाली राइट है, द कॉमन राइट टू पनिश विल नॉट वर्क प्रॉपरली।
लॉक बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली, किसी ने कब्जा कर लिया मेरी जमीन के ऊपर। अब 4-5 लोग ने मिलके एक पनिशमेंट डिसाइड किया कि चलो उसने तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली है, हम उसको ये पनिशमेंट देंगे, ठीक है। और वही दूसरे इंसान ने भी फिर कोई प्रॉपर्टी ले लेगा तो उसको भी पनिशमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स है क्या? यहाँ इंसान अपने मन से पनिशमेंट देने लग जाएगा। यहाँ ऐसा होगा कि अच्छा वो हमारा दुश्मन है, उसको ज्यादा पनिशमेंट दे देते हैं, और मेरे दोस्त ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो इसे कम पनिशमेंट देंगे। तो जो पनिशमेंट की जो राइट है, जो पनिशमेंट जिसको हमको देना है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। हम किसी को ज्यादा पनिशमेंट दे देंगे, किसी को कम पनिशमेंट दे देंगे। देयर विल बी डिसएग्रीमेंट अबाउट द राइट क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट, किसको कितना पनिशमेंट देना चाहिए, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। पीपल विल बी पार्शियल व्हाइल अवॉर्डिंग पनिशमेंट। पीपल जो है, जो सिटीजन है, वो पार्शियली बिहेव करेंगे। अगर किसी अपने वाले ने किसी की राइट पे इंक्रोच किया है, किसी राइट्स का हनन किया है, तो वो उसको कम पनिशमेंट देंगे, और किसी दुश्मन ने किया है तो उसको ज्यादा पनिशमेंट देंगे। दिस विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड विल टर्न स्टेट ऑफ नेचर इनटू स्टेट ऑफ वार। वो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पनिशमेंट की वजह से ये स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉक बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहेगा, इसलिए जो स्टेट ऑफ नेचर है ये स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी लॉक हमेशा यही बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर अच्छी कंडीशन है, लेकिन ये जो पनिशमेंट वाली राइट है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए लॉक बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर लॉक बोलते हैं कि अब स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो गया है, तो हमें इससे बाहर कैसे आना है? हमें इस कंडीशन से बाहर भी तो आना होगा ना, इस स्टेट ऑफ नेचर से हमें बाहर भी आना होगा। सो हाउ टू कम आउट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर? पीपल विल मेक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपस में सारे लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। पूरे सोसाइटी के जितने लोग हैं वो सब मिलके एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, और उसे हमने बोला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल विल मेक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विल हैव 2 स्टेजेस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 स्टेजेस में बटा होगा, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज ये होगा, कॉन्ट्रैक्ट से सबसे पहले सिविल सोसाइटी एस्टैब्लिश मेड बाय अस दैट इज ह्यूमन। सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक सिविल सोसाइटी बनाई जाएगी, ठीक है। सिविल सोसाइटी में क्या होगा? पीपल विल सरेंडर देयर राइट टू एनफोर्स लॉ ऑफ नेचर टू कम्युनिटी। इस सिविल सोसाइटी में वो अपने सारे राइट्स दे देंगे। सारे राइट्स मतलब लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, वो इस पूरी एक कम्युनिटी को दे देंगे। कोई एक पर्सन के पास नहीं होगी, ये जो राइट है ये एक पूरी कम्युनिटी के पास में होगी, और ये कम्युनिटी मिलके सरकार बनाएगी। और सरकार का काम क्या होगा? सरकार का काम होगा कि ये जो इंसान की राइट्स वगैरह है इन पे कोई इंक्रोच ना करे। सरकार का सिर्फ यहाँ पे काम इतना ही है कि हर एक इंसान की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी में कोई इंक्रोच ना करे, कोई किसी जमीन पे कब्जा ना करे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये सिविल सोसाइटी क्या बनाएगी? ये सिविल सोसाइटी सरकार बना देगी। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक। फिर क्या हुआ? इन सब से हमें यह पता चलता है, अगर आप हॉब्स से देखो तो हॉब्स ने क्या किया था? हॉब्स ने अपनी सरकार को एकदम एब्सोल्यूट पावर दे दी थी, लेकिन लॉक ने क्या बोला है? लॉक ने बोला है कि हमें लिमिटेड गवर्नमेंट चाहिए। यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखेगी कि कोई किसी की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है, और गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी छीन भी नहीं सकती है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है कि अगर किसी ने कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना है, कोई किसी की लिबर्टी पे इंक्रोच कर रहा है तो उसे पनिशमेंट देना है। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि जो इंसान की जो तीनों राइट है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन तीनों को मेंटेन करके रखना है, और इन तीनों पे कोई भी इंक्रोच ना करे, इवन गवर्नमेंट भी इंक्रोच ना करे। The relationship between government and its people is contractual। यहाँ पे जो गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स के बीच में जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। एक तरीके से सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से सरकार को उन्होंने कुछ पावर दे दी है, और बदले में सरकार ने बोला है कि देखो भैया तुमने हमको पावर दी है तो हम भी तुम्हारी इन राइट्स पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम बस ध्यान रखेंगे कि हर सिटीजन ये वाली राइट्स एंजॉय कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ गवर्न। अब इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ गवर्नमेंट।
यहाँ पे ये है कि लोग रजामंदी दे रहे हैं, कॉन्सेंट मतलब लोग रजामंदी दे रहे हैं कि आइए भैया आप हमारे ऊपर रूल कीजिए। हम आज की तारीख में हम भी तो हमारी सरकार को कॉन्सेंट दे रहे हैं। किस तरीके से कॉन्सेंट दे रहे हैं? हम कॉन्सेंट दे रहे हैं वोट के थ्रू कि भैया हमने वोट दे दिया है, अब आओ भैया आप हमारे ऊपर रूल कीजिए। वैसे ही यहाँ लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो एक तरीके से वो कॉन्सेंट ही तो दे रहे हैं लोगों को, वो सारे लोग रजामंदी ही तो दे रहे हैं कि सरकार आप आइए आप हमारे ऊपर रूल कीजिए और आप ध्यान रखिए कि हमारे इन राइट्स के ऊपर कोई एनक्रोच ना करे। क्लियर है? आई होप आपको लॉक का भी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें डिफरेंस इतना ही है, हॉब्स में ये था कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत एक दूसरे को मार रहे थे, कूट रहे थे, वो वाली समस्या थी। लेकिन यहाँ ये कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन वो पनिशमेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसके कारण वो स्टेट ऑफ वार में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, इतना आपको यहां तक समझ में आया। अब देखो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थ्योरी है, आप लोग अगर 5-10 मिनट और हम लोग देखेंगे तो एक हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में जाएगी। आई नो ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है क्योंकि ये आप बीए लेवल पे या फिर आप जब एलएलबी करेंगे आप उस लेवल पे इस थ्योरी को पढ़ते हैं, इसलिए आपको ये थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी। लेकिन ट्रस्ट में आने वाले 10-15 मिनट में आप इसको समझ जाएंगे। एक बार हम बस रूसो की थ्योरी और देखते हैं, और जब हम इन तीनों थ्योरी को एक बार कंपेयर करेंगे तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा। मैं आपको एक 5 मिनट में क्विक रिवीजन दे दूंगा इन तीनों थिंकर्स के, तो जो भी आपके मन में बिल्कुल छोटे छोटे डाउट रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो तीसरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसने दी है वो है जीन जैक रूसो ने। ठीक है, जीन जैक रूसो ने ये थ्योरी दी है। वो बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ ब्लिस। वो बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत अच्छी जगह है, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं और लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो किसी सरकार के अंडर में रहे, क्योंकि जो सरकार होती है वो बहुत करप्ट होती है। सरकार जो हमेशा रहती है वो अमीर लोगों के द्वारा बनाई जाती है और अमीर लोग सरकार को अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सरकार बने। ठीक है, तो वो बोलते थे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है जहां पे कोई सरकार नहीं है वो बहुत अच्छी जगह है, लोग वहीं रहना चाहते हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और हमें स्टेट ऑफ नेचर से बाहर नहीं आना है। ठीक, लेकिन वो बोलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ एंड पावर्स बिकम इनटॉलरेबल। अब ये कैसे होता है? सबसे पहले अगर आप ह्यूमन की इवोल्यूशन को देखो तो जब इंसान एकदम बना था, जो हम बोलते हैं एकदम मंकी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हम जो बोलते हैं कि एकदम हम पहले बंदरों जैसे थे, जो हमारी जो बेसिक नीड थी कि हमें सिर्फ खाना पीना है और सोना है, यही काम है और कोई काम नहीं है, तो उस टाइम पे लोग इतना सोचते नहीं थे। सोचने की क्या जरूरत थी? खाना खाने में भी शिकार कर लिया या कुछ पेड़ वगैरह कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, कुछ फ्रूट्स वगैरह, है ना, जंगल में रहते थे, तो इंसान जब सोचता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे लैंग्वेजेस डेवलप हुई। लैंग्वेज जब डेवलप हुई, जब लोग आपस में मिलने लगे, जब लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ने लगा, तब लोगों में रीजन आया। रीजन मतलब ये, तब लोग सोचने लग गए। जब लोग सोचने लग गए तब फिर दो लोग पास में आए, उनने शादी कर ली, ठीक है, शादी करी तो बच्चे हो गए। तो जैसे ही रीजन आया वैसे ही फैमिली का भी ओरिजिन हुआ। जब लोग पास में आए, जैसे ही वो सोचने लग गए, फिर शादी हुई तो बच्चे हुए, फिर फैमिली का ओरिजिन हुआ। जब फैमिली का ओरिजिन होता है तो फिर यहाँ पे बच्चे होंगे। ठीक है, चाइल्ड लिख देता हूं मैं। ठीक है, चाइल्ड लिख देते हैं। चाइल्ड बच्चा हुआ उनके यहाँ। अब बच्चा हुआ तो अगर आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स को देखा होगा, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जो भी काम कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं? वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं कि एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होके मेरा बहुत नाम रोशन करेंगे, है ना। आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत करते हैं। जैसे घर खरीदना होता है तो क्यों घर खरीदते हैं यार? वो उनकी लाइफ तो आधी लगभग हो जाती है, वो घर क्यों खरीदते हैं? कि बाद में मेरे बेटे या मेरी बेटी के काम में आएगा। चीजें इसीलिए करते हैं ना पेरेंट्स। तो वो बोलते हैं कि जैसे ही फैमिली आती है वैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कि मुझे मेरे बेटे के लिए इतना करना है, मुझे मेरी बेटी के लिए इतना करना है, मुझे इतने रुपए कमाने हैं, मुझे इतनी प्रॉपर्टी करना है, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी से अच्छी कोचिंग में भेजना है, ये सारे काम करते हैं। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, रूसो बोलते हैं कि जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है वैसे ही क्या होता है? वैसे ही करप्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही ना
तो करप्शन होगा ही नहीं। तो रूसो बोलते हैं कि जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में था तब वो सबसे अच्छी जगह थी, जब इंसान सोच नहीं पाता था, जब इंसान कुछ कर नहीं पाता था, सिर्फ अपना खाना पीना सोने वाला काम था, वो सबसे अच्छी सोसाइटी थी क्योंकि वहां पे सारे लोग इक्वल थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, जैसे जैसे फैमिली आई, फैमिली के बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी आया, वैसे वैसे करप्शन बढ़ा है। और जो सरकारें हैं वो अमीर द्वारा ही बनाई गई है और अमीर द्वारा ही रूल किया जाता है और गरीबों का शोषण किया जाता है और अमीर अपने फायदे में सरकार चलाता है, ऐसा रूसो कहते थे। ठीक है, तो रूसो क्या बोल रहे हैं यहां पे? रूसो देखो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। वो यही बोलते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम के नीचे ये कोट लिखा हुआ है। ये कोट रूसो के द्वारा दिया गया है और इस कोट का मतलब समझो कि जब इंसान पैदा होता है, अभी जब हमने यहां पे समझा, जब इंसान पैदा होता है तो बहुत अच्छे स्टेट में रहता है, तब इंसान को कोई चिंता नहीं होती, तब सारे लोग इक्वल होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। तो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमने देखा सोसाइटी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इंसान चेन्स में बनता गया। परिवार, प्रॉपर्टी, वेल्थ एक्वायर करना, बच्चों का देखना, तो धीरे धीरे जकड़ते गया और वहां से फिर करप्शन की शुरुआत हुई। तो ये है इस स्टेटमेंट का मतलब शॉर्ट में आप लोगों के लिए कि ये स्टेटमेंट का मतलब है क्या। अब देखो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के डायग्राम को समझो आप। वो क्या बोल रहे हैं कि पीपल गिव पावर टू द गवर्नमेंट। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, सारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के एसेंस को समझते हैं, तीनों थ्योरी की समरी को समझते हैं। ठीक है, रूसो, लॉक एंड हॉब्स। ठीक है, इन तीनों, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने ये थ्योरी देखी, इन तीनों थिंकर्स के हमने व्यूज देखे। अब इन तीनों का हम एक समरी देखते हैं कि कह क्या रहे थे। कि जो लोगों के पास में पावर थी उन्होंने सरकार को दी, सारे लोग आपस में आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, और उन्होंने सरकार बनाई। तो उन्होंने सरकार बनाई तो सरकार का क्या दायित्व था? सरकार का ये दायित्व था कि भैया हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। हॉब्स बोलते हैं कि भैया तुम्हारी जान की रक्षा मैं करूंगा, कोई तुमको नहीं मारेगा। लॉक की सरकार बोलती है, ये हॉब्स की सरकार बोल रही थी, लॉक की सरकार बोलती भैया कि तुम्हारे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, इस पे कोई आंच नहीं आएगी। और अगर हमने देखा कि सरकार पावर का मिसयूज करती है तो गवर्नमेंट को रिप्लेस या फिर ओवरथ्रो कर दिया जाता है कि भैया तुम हमारी पावर का मिसयूज कर रहे हो तो तुमको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज के टाइम में अगर देखा जाए, आज के टाइम में डेमोक्रेसी किस हिसाब से फंक्शन कर रही है, थोड़ा सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उसे लिंक करो। जो सारे लोग हैं वो आपस में एक तरीके से वोट के माध्यम से कॉन्सेंट दे रहे हैं, एक हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आओ भैया तुम हमारी रक्षा करो, तुम हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन दो, तुम हमारी जितनी भी राइट्स हैं उन सब का प्रोटेक्शन करो, लोगों का भला करो, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी अगले चुनाव में। ये एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही तो आज की डेमोक्रेसी चल रही है। एक आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, आपको आज की सरकार से लिंक करना है, कल की थ्योरी को आपको आज से लिंक करना है। इसलिए हम इन थ्योरीज को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थ्योरीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, देखो जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्योंकि ये टेक्निकल था, बहुत ज्यादा इसमें चीजें उलझी हुई थी, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, सो दैट आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। हमने सबसे पहले देखा स्टेट ऑफ नेचर की बात करी हमने, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर वो कंडीशन है जहां पे कोई सरकार नहीं होती। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर वो कंडीशन है जहां पे कोई सरकार नहीं होती। तो हॉब्स क्या बोलते हैं यहाँ पे? हॉब्स बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत बुरी जगह है, यहाँ पे लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, लोग एक दूसरे को मार देंगे पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा किस चीज का डर रहेगा? यहाँ पे हमेशा डेथ का डर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा डेथ का डर रहेगा, ये हॉब्स कहते हैं। ठीक, फिर लॉक क्या कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में? एक एक टॉपिक को लेते हैं। लॉक कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी जगह है, ये एक पीस और गुडविल वाली जगह है, यहाँ पे कॉपरेशन करते हैं लोग। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में क्या समस्या है? स्टेट ऑफ नेचर में लॉक बोलते हैं कि जो इंसान की जो नेचुरल राइट्स है, नेचुरल राइट्स मतलब वो राइट्स जो उनको बचपन से मिली है, जैसे ही वो बॉर्न हुए हैं, ये हर इंसान के पास में है। ठीक है, कोई भी इंसान के रूप में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके पास में ये 3 राइट होती ही हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 राइट्स हर इंसान के पास में है। तो हॉब्स लॉक बोलते हैं
कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी जगह तो है, लेकिन मान लो कोई इंसान ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, तो जब उसे हम पनिशमेंट देंगे तो पनिशमेंट का वेरिएशन होगा। अब अभी मान लो कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है आज की तारीख में, तो एक लॉ है, वो लॉ सभी पे इक्वली एप्लीकेबल है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई वो मिनिस्टर का भाई है तो उस पे थोड़ी सी धाराएं कम लगेगी या फिर उसको सजा कम मिलेगी, ठीक है। वो लॉ सभी पे इक्वली एप्लीकेबल है ना। तो लॉ बोलते हैं कि पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे जो पनिशमेंट जो होगा, पनिशमेंट अच्छे से नहीं दिया जाएगा। इसलिए लॉ बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर है तो अच्छी जगह, इट इज अ गुड प्लेस। लॉक का कहना है इट इज अ गुड प्लेस, बट यहां पे कौन सी चीज नहीं हो पाएगी, यहां पे पनिशमेंट में इशू आएगा हमें बहुत ज्यादा, पनिशमेंट में इशू होगा यहां पे। ये किसका मानना था? लॉक का मानना था। रूसो क्या बोलते थे? रूसो बोलते थे कि स्टेट ऑफ नेचर से अच्छी जगह कोई है ही नहीं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस है, इससे अच्छी जगह कोई है नहीं। इंसान के पास में सोचने करने की शक्ति नहीं होती है, वो हमेशा अपना ही देखता है, अपना इन द सेंस उसे सिर्फ खाना पीने सोने से मतलब रहता है, वो उतना ही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फिर हमने एक दूसरी उसमें देखा कि स्टेट ऑफ नेचर में समस्याएं आ रही थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? सरकार बनी, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलना जरूरी क्यों हो गया था? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में हमने देखा था बहुत ज्यादा समस्याएं थी। तो हॉब्स के इसमें हमने देखा कि हॉब्स अपनी जो सरकार है उसको एकदम एब्सोल्यूट पावर दे देता है। हॉब्स अपने किंग को एकदम एब्सोल्यूट पावर दे देता है कि भैया तुम्हारे पास एकदम एब्सोल्यूट पावर है, तुम लोगों की रक्षा करना, कोई भी लोग एक दूसरे को मारे नहीं। तो हॉब्स जो है, हॉब्स के इसमें हमने देखा था कि एब्सोल्यूट पावर रहती है किंग के पास में, ठीक है। हॉब्स बेसिकली मोनार्की को प्रमोट करता है। हॉब्स ने किंग को एब्सोल्यूट पावर दे दी, एब्सोल्यूट किंग या एब्सोल्यूट पावर। वही अगर हम लॉक के केस में देखें, लॉक बोलता है कि देखो भैया सरकार लिमिटेड होगी। लॉक जो बोलता है वो बोलता है कि सरकार जो है वो लिमिटेड होगी, उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा। एब्सोल्यूट पावर क्यों नहीं होगा? वो बोलता है कि सरकार का काम है कि सिर्फ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, और जो सरकार है वो सिर्फ इन तीनों राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो लॉक ने ये बोला कि इनकी जो सरकार है वो लिमिटेड होगी। और रूसो का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है। रूसो तो बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर ही सबसे अच्छी जगह है, जैसे ही सरकार आती है वैसी सारी चीजें बिगड़ जाती है, सोसाइटी एकदम करप्ट हो जाती है, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब यहां पे आपको एक चीज और समझना है, रूसो ने फिर उसका एक सोल्यूशन दिया। रूसो ने क्या सोल्यूशन दिया? रूसो ने कंसेप्ट ऑफ जनरल विल दिया। अब जनरल विल क्या है? हमने हॉब का देखा, हमने लॉक्स का देखा, हमने रूसो का देखा। रूसो बोलते हैं कि अब इतनी सारी समस्या है तो इस समस्या को हमको कहीं ना कहीं हल तो करना पड़ेगा। जनरल विल में यह है कि सारी जो पावर है, सारी पावर वो एक सारे सिटीजन्स के पास में होती है, ठीक है। यहाँ पे रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देते हैं। रूसो बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी लॉज हैं वो सब इंसानों द्वारा बनाए जाएंगे, और उसे वो बोलते हैं जनरल विल, ठीक है। रूसो बोलते हैं कि जितने भी इंसान के पास में राइट है वो सारे राइट एक कम्युनिटी में आ जाते हैं, उस कम्युनिटी को बोलेंगे जनरल विल। अब ये कम्युनिटी क्या होगी? ये कम्युनिटी उन सिटीजन्स के द्वारा ही बनाई गई होगी, ठीक है। जहां वो सारे सिटीजन्स रहते हैं उसे ही वो एक कम्युनिटी बोलेंगे। अब जैसे कोई भी लॉ बनाना है तो जनरल विल के द्वारा मतलब जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और वो लॉ बनाएंगे, और सरकार का सिर्फ काम ये है कि जो ये लोग जो लॉ बना रहे हैं सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो जनरल विल मतलब कॉमन इंटरेस्ट, जितने भी लॉज वगैरह बनेंगे वो कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे बनेंगे, कोई पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं बनेंगे। यूजुअली जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखती है, वो हमेशा ये देखती है कि इनको कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो जाए, किसी को कुछ भी फायदा हो जाए, ठीक है। वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है, वो यूजुअली कुछ अपना अपना इंटरेस्ट भी देखती है। लेकिन यहाँ पे जनरल विल मतलब ये है कि जो भी लॉज बनेंगे वो सिटीजन्स के द्वारा बनेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि थोड़े से ही लोग हैं स्टेट में, तो थोड़े से लोग हैं तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सभी लोग लॉ लेके आएंगे, और सरकार का काम है कि सिर्फ उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। तो इससे ये सारी सिचुएशन का सोल्यूशन होगा। क्लियर है? आई होप आपको हॉब्स, लॉक,
रूसो, इन तीनों का स्टेट ऑफ नेचर और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ में आई होगी। जिसे नहीं समझ में आया होगा, ट्रस्ट मी, एक बार और वीडियो को देखना। ये टेक्निकल है क्योंकि एनसीईआरटी भी पता है बहुत चालाक है। एनसीईआरटी ने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी ने सिर्फ वर्ड लिख दिया है उसमें स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत छोटे में उसको लिख दिया है स्टेट ऑफ नेचर। अब अगर मैं आपको स्टेट ऑफ नेचर का मतलब नहीं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर आपने हमारे साथ में मजाक किया है। इसलिए वो एनसीईआरटी में तो हमें लगता है कि छोटी सी थ्योरी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि एनसीईआरटी बहुत चालाकी से स्टेट ऑफ नेचर लिखा, एनसीईआरटी ने जनरल विल लिखा और इन सारी चीजों को वहां पे समझाया नहीं गया है। लेकिन मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको इन एक एक वर्ड का मतलब बताऊं, मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताऊं ये जो है। तो इसलिए ये थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रेचफुल हो गई और ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है इसलिए लगी होगी क्योंकि ये आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल की थ्योरी है, ठीक है। बाकी जिसे नहीं समझ में आया हो एक बार और देखिएगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किंडरगार्टन टू लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स सभी के साथ में शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।